हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सर विलियम एंसन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं एज लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स वेयरइन टू और मोर पर्सन्स गेट अ लीगल राइट एंड सम हैव टू फुलफिल कॉरस्पॉन्डिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें दो या इससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो म्यूचुअल प्रोमिसेस के बेस पर एक दूसरे को या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए ऑब्लिगेट करती है। और ये एक्ट ना तो इलीगल होता है और ना ही इम्पॉसिबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। An agreement enforceable by law is a contract। इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको लीगली एनफोर्स किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। सेक्शन 2 सब सेक्शन E अग्रीमेंट को डिफाइन करता है एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करे उसे एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को समझने के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन D को पढ़ना जरूरी है जो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such an act or absistence or promise is called a consideration for the promise। मतलब कि जब प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी या कोई और पर्सन कोई एक्ट कर चुका होता है या करने से रुका होता है या कोई एक्ट करता है या कोई एक्ट नहीं करता है या कोई एक्ट करने वाला होता है या कोई एक्ट नहीं करने वाला होता है, उस एक्ट को करना या नहीं करना एक तरह का कंसिडरेशन होता है। जैसे अगर ए ने बी की शॉप पे जाकर उससे 10 रुपए का पेन खरीदा तो इसमें ए के लिए कंसिडरेशन थी पेन और बी के लिए कंसिडरेशन थी पेन की कॉस्ट यानी कि 10 रुपए। प्रॉमिस को सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में डिफाइन किया गया है एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब कि जब किसी पर्सन को प्रपोजल मिलता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी से पूछता है कि क्या आप पेन खरीदना चाहेंगे, तो बी बोलता है हाँ खरीदना चाहूंगा। तो इसमें ए ने जो बी से पूछा वो था प्रपोजल और बी की एक्सेप्टेंस से वो प्रपोजल प्रॉमिस बन गया। यानी कि प्रॉमिस इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है एज when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है जिससे वो किसी पर्सन को कोई एक्ट करने या कोई एक्ट ना करने को कहता है और बदले में वो उस पर्सन से एक्सेप्टेंस की उम्मीद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर का अपने कस्टमर से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पूछना एक तरह का ऑफर है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे नजर डालते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताया गया है। जो पर्सन प्रपोजल करता है वो प्रॉमिसर होता है और जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में बताया गया है। जो प्रॉमिसेस दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं या कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन G में वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है। कोई भी एग्रीमेंट जिसे लीगली एनफोर्स ना किया जा सके वो वॉइड एग्रीमेंट है। जैसे कि ड्रग्स या वेपन्स को सेल करने का एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि ये काम इलीगल है और इसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन 2 सब सेक्शन I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन जिसकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा है उसको किडनैप करके उसकी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करा दी जाती है।
अब ये शादी उस पर्सन की मर्जी से नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी वाइफ से प्यार हो जाता है, तो अब ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये अब उस पर्सन के ऑप्शन में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर वो इस शादी के खिलाफ लीगल एक्शन ले, या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है अगर वो इस शादी को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जिस पर्सन की शादी हुई है उसके अलावा कोई और पर्सन इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या लीगल नहीं बना सकता। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टी या पार्टीज की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे वॉइड करे या लीगल बना दे। सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो लीगली एनफोर्सेबल था लेकिन समय के साथ वो वॉइड बन गया, यानी कि अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज के बीच अप्रैल 2020 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ मेडिसिन की सेल को लेकर और उसे सितंबर 2020 में एग्जीक्यूट किया जाना था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन जून 2020 में जिन मेडिसिन को डिलीवर करना था गवर्नमेंट उन्हें इल्लीगल करार कर देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड बन जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन लॉज में बदलाव के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।